हमारा आज का विषय है बलबन। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत को पढ़ते समय हमने ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान इन विषयों पर प्रकाश डाला। आज हम बलबन की तरफ चलेंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत को जो वास्तविक दृढ़ता दी है वो बलबन ने ही प्रदान की है। बच्चों, गयासुद्दीन बलबन, ये हमें पता है कि 40 का सदस्य था, इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्तुतमिश ने जो है इसको 40 के सदस्यों में शामिल किया था। धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया और एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली सल्तनत का ना केवल सुल्तान बना बल्कि दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह अभी तक इतनी बदनाम थी, जो बादशाह अभी व्यवस्थित थी ही नहीं, उसको एक व्यवस्था भी इसने प्रदान की जो आने वाले और 4 पीढ़ियों तक चली, इब्राहिम लोधी तक चली। ठीक है, तो ये हम एक एक करके देखेंगे। जब बलबन की बात करते हैं, गयासुद्दीन बलबन, बाहुद्दीन इसका नाम था। 1266 से लेकर 1286 तक इसने शासन किया सुल्तान के रूप में, लेकिन इससे पहले भी 20 वर्ष वो नासिरुद्दीन का वजीर रहा, प्रधानमंत्री रहा। वास्तविक सत्ता तब भी बलबन के हाथ में थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का में से एक शासक वो भी था जो कि 40 का सदस्य था। मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ इस बात को। ये इलबारी तुर्क है, इल्तुतमिश भी इलबारी है, ये इलबारी वंश का है और स्वामी भक्ति से ये धीरे धीरे उन्नति करता रहा। ये कभी भी किसी भी सुल्तान के विरोध में नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो नासिरुद्दीन हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, जब भी वो रहा, चाहे रजिया रही हो, ये ऐसे डायरेक्टली कभी विरोध में आके खड़ा नहीं हुआ। इसलिए इसको सत्ता बड़े आराम से धीरे धीरे करके ओहदे मिलते चले गए, सत्ता मिलती चली गई। ये एक बहुत उच्च घराने से था, ये माना जाता है, लेकिन हम बराबर पढ़ते आ रहे हैं कि मंगोल जो है वो बहुत बर्बर जाति है, जहां पर भी अत्याचार करती है, आक्रमण करती है, वहां केवल लूटमार नहीं करती है, इंसानों को भी उठाकर ले जाती है और गजनी के मार्केट में या अरब में बेच देती है। ठीक उसी तरह इस बच्चे के साथ हुआ। ये अच्छी श्रेणी के एक सरदार का बेटा था, लेकिन इसको मंगोल बंदी बना लाए, बगदाद के बाजार में उन्होंने बेच दिया। यहाँ बसरा का एक ख्वाजा है जमालुद्दीन, जिसने इसको खरीदा, एक बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति। आप ध्यान करिए ऐबक को, उसको भी एक जो है काजी ने खरीदा और बहुत अच्छे से इसको ट्रेन किया। ठीक इसी तरह से ये भी एक काजी के हत्थे चढ़ गया और इसकी भी ट्रेनिंग अच्छी हुई। जमालुद्दीन के साथ क्या था कि वो उसका दास था और 1232 में उसको वो दिल्ली ले आया। सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया क्योंकि वो उनका वो टाइम था इल्तुतमिश का, जबकि सत्ता को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, जिसमें बलबन ने उनकी मदद की और काफी कहना चाहिए स्वामी भक्त था बलबन। चहलगाने तुर्कानी का सदस्य बना, 40 मंडल का सदस्य बना। बलबन मूलतः सुल्तान इल्तुतमिश की तुर्की गुलाम था। ठीक है, ये कहा जाता है टर्की गुलाम है। और रजिया के शासनकाल में भी ये जो अमीर शिकार के पद पर इसकी नियुक्ति हुई। बहराम ने इसे रेवाड़ी तथा हांसी के क्षेत्र भी दे दिए। अब धीरे धीरे आप ध्यान रखिए, ये इल्तुतमिश की तरह जैसे उसको बदायूं मिलना, ऐसे इसे रेवाड़ी हांसी मिल गया, यानी एक तंत्र को स्थापित करने की इसकी शुरुआत हो गई। इसको सीखने का समय मिला, यहाँ से ये इसने सीखना शुरू किया तंत्र किस तरह संभाला जाता है। 1245 में मंगोलों से इसने बहुत जबरदस्त लोहा लिया, क्योंकि मंगोलों से ही चिड़ा हुआ था, इसको मंगोलों ने ही बेचा था। ये मंगोलों पर इसने बहुत जबरदस्त अपना एक प्रमाण दिया कि इसकी योग्यता का प्रमाण दिया इसने, उनके खिलाफ जो युद्ध हुआ। नासिरुद्दीन के समय में बलबन 1256 में मंगोल नेता हलाकू खान से समझौता करके उसने पंजाब में शांति स्थापित की, क्योंकि अभी वो समय था जहां उससे डायरेक्ट युद्ध नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने एक समझौता कर लिया और पंजाब के अंदर शांति स्थापित की। अब ये टाइम पीरियड इसका आता है जो 20 वर्षों का वो शासनकाल आता है नासिरुद्दीन के समय का, जबकि वास्तविक सुल्तान बलबन था, नाम मात्र के लिए नासिरुद्दीन महमूद था। तो उस समय जो उसने किया वो शासन को दृढ़ता प्रदान की, क्योंकि उसे दूरस्थ दिख रहा था कि कल को वो इस गद्दी पर बैठेगा। उससे पहले उसने उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। उसने सिंहासन पर जब जैसी नासिरुद्दीन आया, प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर दिया गया। 20 वर्ष तक उसने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभाया, खुद शक्तिशाली हुआ,
अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली किया। अपने भाई कशलू खां के जो है अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। बाद में यही भाई ने इसको धोखा दिया जिसको इसने मरवा दिया। चचेरा भाई शेर खान, उसको मरवा दिया बाद में, लेकिन अभी उसने सहारा लिया अपने परिवार का, उसको भटिंडा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यानी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने जो साथी नातेदार हैं उनको उसने पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हुए। आंतरिक विद्रोह बहुत सारे हुए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून, जहाँ काम जंगल कानून, तो इसलिए उस जो आंतरिक स्थिति को जब मजबूत बनाना है तो सेना को मजबूत बना के रखना बहुत जरूरी है। तो बलबन ने आंतरिक विद्रोह को दबाने का दबाया, बहुत सफलतापूर्वक दबाया, और अच्छी शक्तिशाली सेना भी उसने तैयार की। 1246 में द्वाब के हिंदू जमींदारों ने जब विद्रोह किया बच्चों, तो उसने यहाँ भयंकर कत्लेआम किया। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, बलबन जो है वो ईरानी है, अपने आप को पता ईरानी शाह के उससे मानता है। तो ये इसके अंदर जो है ना, अपने कहना चाहिए अपने रेस का एक घमंड बहुत जबरदस्त था। तो उसने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए, अभी भी किए हैं, बाद में दोआब में हिंदुओं ने विद्रोह किया तब भी किए हैं। तो ये बहुत बुरी तरह से उसने जो है इस क्षेत्र के लोगों को दबाया है। ये कहा जाता है कि इतना जबरदस्त तरीके से दबाया कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के हर एक पुरुष का मार के उसने भाले पे लटका दिया या गेट पर लटका दिया, दिखाने के लिए कि विद्रोह कोई ना करे हमारे खिलाफ। इतना जबरदस्त बर्बर तरीके से बलबन ने यहाँ पर अत्याचार किया। इससे प्रसन्न होकर जो सुल्तान है उसने बलबन की पुत्री से विवाह कर लिया। देखो ये है संबंध बनाना। मैं आपको बराबर राजनीति में बताती आ रही हूँ, राजनीति शक्ति को यदि मजबूत करना है तो वैवाहिक संबंध बहुत कारगर होते हैं, बहुत काम करते हैं। यहाँ पर बड़े शातिर तरीके से उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। 1252 में उसने ग्वालियर, चंदेरी, मालवा इनके विरुद्ध अभियान किया, हराया। 1248 से 1248, 1254, 1258 में बलबन ने राजपूतों के विरुद्ध भी अभियान किया। राजपूतों ने हालांकि बहुत तंग किया बलबन को, लेकिन उसने बराबर इनके खिलाफ अभियान करके इस शक्ति को दबाए रखा। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 में हुई। बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इलवारी जाति का दूसरा सुल्तान बना, और यहाँ से सल्तनत का जो रूप रंग है वो सब बदल गया। सल्तनत को जो अभी लोग ये मान के चलते थे कि बादशाह जो है वो अय्याश होते हैं, जिसके पास शक्ति होती है वो बादशाह पलट देता, यहाँ उसने क्योंकि पहले ही 20 सालों में तैयारी कर ली थी, यहाँ से उसने दिल्ली सल्तनत का रूप बदलना शुरू कर दिया। नए राजवंश जिसे बलबनी वंश कहते हैं उसकी स्थापना उसने की। इब्न बतूता की रचना रहेला के अनुसार बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करी थी, क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी, इसलिए उसने उसकी हत्या करवा दी। बलबन ने स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का बताया ईरानी। फिरदौस को याद करिए और शाहनामा याद करिए, महमूद गजनबी याद आ जाएगा आपको। महमूद गजनबी ईरानियन था, इसलिए जो है वो उसने उसी तरफ अपने आप को लेके जिसका वर्णन फिरदौस ने शाहनामा के अंदर किया है, अफरासियाब, उसने उसका वंशज, यानी अपने अंदर वंश का बहुत घमंड था उसके कि मैं इतना उच्च हूँ, इसका बहुत था। तो उसने अपने आप को उस वंश का बताते हुए, अभी तक नहीं है, अब बताया जब दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर काबिज हो गया वो, ठीक है, सुल्तान बनने के बाद। मिनहाज हिंद ने अपनी रचना तबकाते नासिरी जो है वो नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर समर्पित करके लिखी है, जिसमें बलबन के बारे में भी काफी हद तक जिक्र किया गया है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में गद्दी पर बैठा, ये 1286 तक इसने शासन किया। गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी और उसकी गरिमा, जो मैं बराबर आपको बता रही हूँ, क्योंकि सल्तनत की जो सत्ता पर काबिज होने वाला सुल्तान है उसकी एक नेगेटिव जो है इमेज तैयार हो चुकी थी, तो इसलिए बलबन ने सबसे पहले उसकी गरिमा को बनाए रखना उचित समझा। उसके लिए उसने कई सारे प्रबंध किए। वो प्रबंधों में कमजोर आर्थिक स्थिति जो उसको मिली थी, विरासत में मिली, जो उसकी बहुत बड़ी समस्या थी, और राजनीतिक उपद्रव आप जान ही रहे हैं, हो रहे हैं, राजपूत भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। सीमांत प्रदेशों पे आपको पता है मंगोल आक्रमण बराबर कर रहे हैं, वो हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। 40 अमीरों की बहुत बड़ी समस्या,
जिस 40 का एक सदस्य अगर बलवान था तो 39 उसके सिर पे और भी थे, उसी जैसे शक्तिशाली भी थे। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या उसके ऊपर मंडरा रही थी। राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेल के राजपूत जो है वो अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहे थे। जगह जगह राजपूतों के विद्रोह भी हो रहे थे। मंगोल आक्रमणों का जो है डर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है, सुल्तान की प्रतिष्ठा में कमी आ चुकी थी। उसको इसे दूर करना इसकी मुख्य समस्याओं में से ये एक समस्या थी। अब उसने क्या किया, राजत्व का एक सिद्धांत बनाया। राज्य किस पर स्थापित होता है वो एक सिद्धांत उसने यहाँ तैयार किया। उसको अपने आप को उसने ईश्वर का भेजा हुआ दूत कहा जमीन पर। मैं ईश्वर का भेजा हुआ है वो राजा, और वो निरंकुश है, वो कोई गलत काम कभी नहीं करता। वो उसने ये चीज एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जिसको हम राजा का दैवीय अधिकार कहते हैं, कि ईश्वर का भेजा हुआ राजा जमीन पर है, और जो उसको पूरी पूर्ण शक्ति है कि वो चाहे जो करे वो गुनाहगार नहीं होता। निरंकुश तंत्र की स्थापना जिसे कहते हैं, उसने यहाँ पर की। खुद को ईश्वर का भेजा हुआ राजा सबको दर्शाने का प्रयास किया। और प्रतिनिधि कहा उसने, ईश्वर का अपने आप को प्रतिनिधि कहा कि मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उसने जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला उसकी उपाधि धारण की है। दिल्ली में ये पहली उपाधि आई है जिल्ले इलाही की। इसके बाद आप देखेंगे अकबर में, अकबर के समय में आपको ये उपाधि दिखाई देगी, क्योंकि उसने भी पूरे सल्तनत मुगल बादशाह को के दरबार को की गरिमा को बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए एक नीति अपनाई जिसे रक्त और लोह की नीति कहते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। नाम से ही आप लोगों को काफी पता चल रहा होगा, ब्लड यानी खून, आयरन यानी तलवार। ठीक है, उसने ये नीति क्यों अपनाई कि जो भी विरोधी आपके उसमें आ रहा है, जो भी आपके विरोध में खड़ा हो रहा है, उसको समझाने में वक्त को खराब मत करो, उसको मार दो, उसको काट दो, खत्म करो बात, व्यक्ति खत्म, बात खत्म। तो उसने ब्लड एंड, जो कि दोआब में बहुत दिखाई देती है, दोआब में और कटेहर में जब हिंदू विद्रोहियों ने विद्रोह किया तो मैंने बताया ना 8 साल से लेकर 80 साल तक के आदमियों को मार दिया, ताकि 8 साल का बच्चा कभी यंग होगा, यंग होकर वो विद्रोह उसके अंदर फिर पनपेगा, वो बदले की भावना से आएगा तो फिर एक विद्रोह आ जाएगा। यहाँ उसने जड़ ही खत्म करने का प्रयास कर दिया पूरा, ये खत्म तो लंबे समय तक शांति रहेगी, और शांति रही भी। बलबन के दरबार में संपूर्ण एक वेशभूषा थी, उसको उसने दरबार के कुछ नियम स्थापित किए, शिष्टाचार के नियम, जो बड़ी कठोरता से उसने लागू किए। जैसे एक विशेष वेशभूषा अपने लिए, एक शाही, पहली बार ऐसा हुआ था कि सुल्तान के लिए एक शाही वेशभूषा तैयार होने लगी, कि वो मतलब एक सेटअप हो गया कि इस वाले जो उसमें है ये सुल्तान है, तो उसने उस चीज को तैयार किया। दूसरा, अपने जो दरबार के अंदर जो लोग हंसी मजाक करते थे, जो 40 मैंने बताया, वो 40 के अंदर शराब पीने की परंपरा, हंसी मजाक की परंपरा, ये दरबार से उसने खत्म कर दी सारी। यानी दरबार में यदि कोई काम होगा तो वो राज्य के हित में काम होगा। दरबार के अंदर बैठकर किसी प्रकार का हंसी मजाक या ये सब नहीं होगा। उसका कहना था कि अगर ऐसा करते हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, उसलिए दिमाग को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि दरबारी नियम होने चाहिए, जो उसने शिष्टाचार के कुछ नियम बनाए। ईरानी परंपराओं का वो अनुसरण करता था, मैंने आपको बताया वो अपने आप को ईरान का कहता था। ईरानी परंपराओं के हिसाब से उसने सिजदा और पैगोस, 2 परंपराएं और चलाई। केवल इतना नहीं था कि शराब नहीं पियो, हंसी मजाक नहीं करो, इतना नहीं था। और ना ही दरबार के अंदर सुल्तान ने एक अच्छी वेशभूषा धारण कर ली तो वो सुल्तान नहीं। जो भी दरबार में आएगा, जो भी सुल्तान के सामने आएगा, वो भूमि पर लेट कर उसका अभिवादन करेगा, यानी झुक कर सिजदा करेगा और उसके चरणों को चूमेगा, यानी पैगोस की प्रथा। यानी इतना उसने सुल्तान की पदवी को मजबूत बना दिया लोगों के बीच में कि अगर वो सुल्तान तक जाना है तो इन सब चरणों से गुजरना पड़ेगा उसको। और इससे जो है सुल्तान की वास्तव में प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। जो ये इससे दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो भी उसके सामने आएगा वो इस एंगल से झुकता हुआ, उसको जो तोहफे समर्पित करता हुआ, इस तरह से आएगा। ये सिजदा और पैगोस की प्रथा का पालन हर एक व्यक्ति को जो उसके दरबार में या उससे जहां भी मिलेगा इसको करना पड़ेगा। उसके बाद इसने जैसे फारसी जो परंपराएं मैंने आपको बताया, ये ईरान और फारस को बड़ा अहमियत देता था। ये फारसी कुछ परंपराएं थी जिसको उसने अपनाया, जिसमें नौरोज का त्योहार काफी धूमधाम से बलबन के दरबार में मनाया जाता था।
इससे पहले नौरोज का त्योहार इतना तरीके से नहीं देखा गया भारत के अंदर। ये नौरोज क्या चीज है, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, इंग्लिश कैलेंडर जैसे जनवरी 1 मनाता है। ये नया दिन, नए वर्ष की शुरुआत, नौरोज का त्योहार है। नया रोज तैयार होगा और उसमें ये बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन, जैसे हम नवरात्रि का सेलिब्रेशन करते हैं, सारे बाजार सज जाते हैं, सामान सामग्री, और हम बड़े खुशी और हर्षोल्लास से इस चीज को मनाते हैं, गाते बजाते हैं। अगर आप गुजरात की तरफ चले जाइए तो पूरे नवरात्रि भर 9 दिन पूरा गुजरात के अंदर रात भर दिन भर गरबा होता है। तो ये जो है बड़े उससे मनाया जाता है, और हिंदुस्तान के हर एक कोने में बड़ा उससे मनाया जाता है। इसी तरह से ईरान में नौरोज का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता था, क्योंकि ये अपने आप को ईरानी कहता था, ये अपने आप को उच्च वर्ग से संबंधित समझता था, इसलिए इसने नौरोज का त्योहार भी शुरू कर दिया दरबार में। यहाँ से ये हिजरी जो संबंध है उसके हिसाब से ये नया दिन यहाँ से शुरू होता है। मेरे हिसाब से शायद ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, शायद ये होगा कंफर्म, हाँ यही है, इस समय में ये मनाया जाता है। ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो 2013 का दृश्य है, जो ईरान के अंदर ये मनाया गया है नौरोज का त्योहार। इतनी धूमधाम से, इतने बड़े पैमाने पर, इतने भव्य तरीके से मनाया गया, ये वो चीज है। अब आता है बलबन ने 2-3 चीजें सेटअप की। एक राजत्व का सिद्धांत किया, रक्त और लोह की नीति उसने लागू की, अपने विद्रोहियों का दमन भी किया। इतना सब करने के बाद कोई भी शासन तभी चल सकता है जब उसका प्रबंध अच्छे प्रकार से हो, शासन तंत्र अच्छे से चलना चाहिए, नहीं तो इतना सब करना बेकार हो जाएगा। यदि कोई और शक्तिशाली निकल आया, वो इसको मारेगा और खुद सत्ता पे काबिज हो जाएगा। तो प्रबंध करना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाके एक जो है साम्राज्य की सही तरीके से स्थापना होती है। इल्तुतमिश ने 40 दल बनाया था, ये हम सब जानते हैं, जो कि सत्ता में बहुत दखल देते थे, क्योंकि बलबन भी उनमें से एक था। तो बलबन अगर सुल्तान बनेगा तो बाकी 39 को भी तो ईर्ष्या तो होती है, उसमें चलो 4-6 उसके पक्षधर हो जाएंगे, बाकी उसके अपोजिट भी होंगे। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था चहलगानी तुर्कानी 40 का मंडल। तो सबसे पहले बलबन ने इन्हें समाप्त किया, एक एक करके इनका खात्मा किया, ताकि जो है वो किसी भी तरह से शासन पे काबिज होने के बाद उसको कोई रोड़ा ना बने। फिर दूसरी तरफ आता है धर्म। किसी भी तंत्र को यदि धर्म अपने तरीके से हैंडल करता है तो ऐसी स्थिति में उलेमाओं का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है राजनीति में। तो इसने जो बलबन है, इसने उलेमाओं के राजनीति में हस्तक्षेप को बंद किया, ये ताकि उस सत्ता को अच्छे से चलाया जा सके। वो दिल्ली सल्तनत का एक पहला व्यक्ति था जिसने, जो कि सुल्तान नहीं था तब भी छत्र का प्रयोग करता था। आप याद करिए नासिरुद्दीन महमूद को, उस समय उसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वो तब भी छत्र का प्रयोग करता था। जब सुल्तान हो गया तो सत्ता को कितने मजबूती से वो लेके जाएगा, ये अनुमान आराम से लगाया जा सकता है। उसने जो अपना एक पूरा सुल्तान का एक रूप धारण किया था, वो जनता में एक मैसेज करने के लिए किया था, और पद और प्रतिष्ठा में उसने वृद्धि की। कुरान के नियमों के हिसाब से शासन व्यवस्था को, तो का आधार उसने कुरान के नियमों को बनाया, शासन व्यवस्था को उसने कुरान के नियमों के हिसाब से चलाना शुरू किया। क्योंकि मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ, वो अपने आप को ईरानी शाही मानता था, इस वजह से। बलबन के सिद्धांत, उसकी नीति सल्तनत काली राजत्व सिद्धांत का प्रमुख बिंदु है। अभी तक ये वाली नीति हम कहीं और सल्तनत में नहीं देख रहे हैं। स्पेसिफिक ब्लड एंड आयरन हम कहीं नहीं देख रहे हैं, जो कि बलबन ने ही चलाई, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। उसने दीवाने अर्ज और वजीर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया खुद को। जो वजीर था, जो दो औहदे हैं, बड़े औहदे हैं। एक तो दीवाने अर्ज है, यानी सैनिक है, सेनापति, मुख्य सेनापति। एक वजीर है, वजीर से सेनापति को जब इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा, तब वो अपनी सेना के अंदर विकास करेगा। तो उसने दोनों पद ही अलग कर दिए। कारण ये था कि उसको पता था कि उसका तंत्र, उसका शासन, उसका सल्तनत केवल सेना अधिक अच्छी है, मजबूत है, तभी टिकेगा। अगर हमारी सेना मजबूत नहीं है तो कोई और इस तंत्र को उखाड़ कर ले जाएगा। तो इसलिए उसने दीवाने अर्ज को एक स्वतंत्र बॉडी की तरह बना दिया। अब उसे वजीर से जो है वो पैसा लेने के लिए या वजीर के नियंत्रण में रहने की उसे कोई जरूरत नहीं थी, जिससे कि सेना मजबूत हुई, उसका बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। और उसका जो सेनापति था वो था इमादुल मुल्क, बहुत ही योग्य था इमादुल मुल्क। और जितनी उसकी ये शासन तंत्र को स्थापित करने में इमादुल मुल्क ने बहुत सहयोग भी किया।
अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को उसने निकाल दिया, उनको एक पेंशन दे दिया, एक निश्चित पैसा दे दिया, उन्हें निकाल दिया, क्योंकि उसको पता था जो वृद्ध व्यक्ति वो कितना लड़ाई करेगा, सामने मंगोलों से लड़ना है। अगर यहाँ हमारे 60-65-80 साल का आदमी है, वो कितना युद्ध कर लेगा, कितनी देर मैदान में टेकेगा। और अयोग्य से मतलब है जो बहुत ही अय्याश है, जो बिल्कुल हथियार खुद नहीं उठाना चाहता, दूसरों को आगे करना चाहता है, या डरपोक है, ऐसे सब चीजों को उसने सेना से बाहर निकाल दिया। केवल योग्य लोगों को, तुर्क लोगों को उसने कहा, क्योंकि उसे एक बर्बर जाति मंगोल से भी लड़ना था, इसलिए उसने सेना को बहुत मजबूत बनाया। फारसी परंपरा के हिसाब से उसने सिजदा पैवो सेना में भी लागू किया। तो ये हर जगह अपने शासन के तंत्र के हर एक जगह पर सिजदा पैवो उसने लागू किया। 40 तुर्की सुल्तानों को समाप्त करा उसने, ताकि शासन तंत्र बहुत है, क्योंकि तुर्क जो है जगह जगह विद्रोह कर रहे थे। जैसा कि तुगलक खान ने अपने आप को स्वतंत्र बंगाल के अंदर स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और अवध के सूबेदार जो अमीन खान को भेजा, परंतु वह असफल होकर लौट आया। गुस्से में उसने अमीन खान को मार दिया। तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खान गया। अमीन खान की असफलता बलबन को पसंद नहीं आई, वो बिल्कुल किसी अयोग्य को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, उसने उसको मार दिया। और इस विद्रोह से जो है वो बलबन ने विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया। लखनौती में विद्रोह को दबाया गया, लखनौती कैपिटल है बंगाल की। तुगलक विवेक को पकड़ लिया गया, उसकी हत्या कर दिया। मलिक मुकद्दर जो है उसको बंगाल दे दिया। मुकद्दर की जो सफलता से प्रसन्न होकर बलबन ने उसे तुगरिल की हत्या करने वाला की उपाधि दी। ठीक है, तुगरिल कुश की उपाधि से प्रदान की। अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का उसने सूबेदार बना दिया। अब ध्यान से इस चीज को देख के चलिएगा, बुगरा खान अभी आपको दिखाई दे रहा है। मेवातियों का दमन किया उसने। कटिहार के जो मेवाती थे बहुत उपद्रव मचा रहे थे। दोआ पंजाब के क्षेत्र में शांति स्थापित की। कहा जाता है कटिहार के मेवातियों को इतनी बुरी तरह मारा, मारने से पहले पहले जंगल साफ करा दिए। ये जो दृश्य है आपको यही बताने का प्रयास कर रहा है कि सबसे पहले उसने सारे जंगल, क्योंकि मेवाती जंगलों में छुप जाते थे, जंगल जैसे फूलन देवी को जब पकड़ना था तो बीहड़ साफ कराया गया पहले, ठीक उसी तरह से, क्योंकि जंगल ये जो है छुपने का स्थान हो जाते हैं, तो ये जो जंगल पहले साफ कराया, उसके बाद उसने मेवातियों को बहुत बुरी तरह से मारा। ये मेवाती तंग भी बहुत करते थे। दोआ और पंजाब के क्षेत्र में उसने शांति स्थापित की। अपनी शक्ति को समेकित यानी व्यवस्थित करने के लिए बलबन ने जिले इलाहा की जो है वो पद को धारण किया। जिले इलाहा कहा जाता था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मंगोल आक्रमण के भय से बैठे हुए थे ये लोग, उसको सुनिश्चित करने के लिए किलेबंदी शुरू करी। जो पुराने किले थी उनकी मरम्मत कराई गई। अधिक किलों की आवश्यकता थी, उनको नया बनवाया गया। बड़ी संख्या में वहां सेना रखी गई। अपने पुत्र को वहां पर लगा दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर सीमा के 2 भागों में बांट दिया, लाहौर और मुल्तान। दीपालपुर का क्षेत्र शहजादा मोहम्मद को दे दिया गया। सुमन समाना कच्छ क्षेत्र बुगरा खान को दे दिया गया, यानी 2 भागों में बांट दिया। दोनों क्षेत्र में उसके पुत्र हैं, मोहम्मद और बुगरा खान। मंगोलों का आक्रमण हुआ। 18,000 घुड़सवार की शक्तिशाली सेना रखी गई शहजादे के पास में। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को फिर से पुनर्गठित किया गया, मजबूत किया गया। इमादुल मुल्क दीवाने अर्ज के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। सीमा क्षेत्रों में मैंने बताया आपको किलेबंदी की गई, पुनर्निर्माण किया गया, और उसको जो है वजीर से मुक्त कर दिया गया, ताकि पैसे के लिए उसे वजीर का मुंह ना देखना पड़े। तो ये एक अच्छी व्यवस्था उसने सेना की स्थापित की, और जो पुराने लोग थे उनको पेंशन दे दिया, हटा दिया, और उसके बाद जो है वो पूरे क्षेत्र को किलेबंदी की। तो मंगोल सल्तनत के अंदर नहीं आ पाए। मंगोल बहुत बार प्रयास करते रहे, लेकिन सल्तनत के अंदर वो नहीं आ पाए। और गुप्तचर विभाग की एक स्थापना की इसने बहुत, क्योंकि कोई भी सत्ता आज भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, हम अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान का ISI ये कर रहा है, रॉ इंडिया का कहलाता है, तो ये गुप्तचर विभाग आज भी हर देश की ताकत है। गुप्तचर विभाग का काम होता है कि जिस जगह पे गुप्तचर भेजे जाते हैं, ये पता करने का काम होता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या इंडिया के बारे में कुछ गलत करने का प्रयास तो नहीं कर रहे। ठीक उसी तरह से ये विभाग बलबन ने बनाया। 2 तरह के गुप्तचर बना दिए, एक स्थायित्व वाले बना दिए, एक संचारी बना दिए। स्थायित्व वाले अपनी जगह पर रहते थे, और जो संचारी थे वो जगह जगह जाते थे। ठीक है, ये विभाग सूचनाएं उनको प्रोवाइड कराता था कि भाई मंगोल अभी वहां तक आ गए हैं, संभवतः मंगोल हमारी सीमा पर, या साम्राज्य के अंदर कौन है जो दूसरे दुश्मन से जाकर मिला है।
और यदि ये गुप्तचर सही काम नहीं करते थे तो बलबन के पास दूसरा कोई शब्द नहीं था, वही रक्त और लोह था, वो उन्हें मार देता था। और यदि ये बहुत अच्छा काम करते थे तो इन्हें पारितोष भी दिया जाता था, इन्हें धन उपलब्ध कराया जाता था, इनको मान सम्मान भी दिया जाता था। पर ये गुप्तचर थे तो ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते थे। संचारी स्थायित्व टाइप 2 गुप्तचर इनका इसने डेवलप किया था और इसी आधार पर ये जो है काफी सक्सेस हुआ अपने साम्राज्य को स्थायी, क्योंकि इनका जो 40 का मंडल था उनके गुप्तचरी अगर नहीं कराई जाती तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है सत्ता के विरोध में। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खान को जहर दे के मरवा दिया। कारण कुछ नहीं, वो सत्ता पे काबिज होने का प्रयास कर रहा था। ये भी एक शक्तिशाली ओहदे पर बिठाया गया था, आपको पता है। और जब धीरे धीरे पैसा ज्यादा आ जाता है तो महत्वाकांक्षा इंसान की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी उसने रक्त और लोह का ही किया। भाई था, बात कर सकता था, लेकिन उसे लगा जब इसके दिमाग में एक बार ये बात आ गई है कि मुझे सत्ता पे काबिज होना है या मुझे ऐसा करना, तो आगे भी आएगी, तो इसके दिमाग को ही खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर उसने उसको मरवा दिया। 1285 में मंगोलों ने तैमूर का आक्रमण इंडिया पे बहुत जबरदस्त था। 1398 में किया, हालांकि यहाँ पर रोक कर रखा था उसने, लेकिन वो भी मैं आज जब आप आगे पढ़ेंगे तैमूर को तो आप ये पढ़ेंगे। मंगोलों का जो नेतृत्व तैमूर कर रहा था उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। वहां बलबन का पुत्र था मोहम्मद, मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इससे बलबन टूट गया। अब बलबन को बहुत ध्यान से देखिए। कठेर में बलबन ने, चाहे मेवातियों के साथ, दोआब में, जहां भी इसने हिंदुओं का दमन या दूसरों का दमन किया, जहां पर बेहद कत्लेआम किया, 8 साल से 80 साल तक के बच्चों को और बुजुर्गों को मार दिया। उसको क्या पता था जब उसकी उम्र 80 साल की हो रही होगी तो उसका जवान बेटा उसके सामने चढ़। ये इसीलिए हम कहते हैं इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। इतिहास को इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, ये दिखाता है कि बर्बरता भी एक सीमा तक ठीक है, एक सीमा के बाद बर्बरता भी अभी अपने लिए नेगेटिव हो जाती है। जब हम दूसरे के लिए कुछ गलत सोचते हैं तो उसको दूसरे के लिए गलत करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हम ऐसे करें, ऐसे ऐसे सोचने में हमारा दिमाग पहले नेगेटिव हो जाता है, हमारा पहले बुरा होता है। तो ये एक मैसेज देता है। यहाँ से वो बिल्कुल टूट गया और 85 में उसकी मोहम्मद की मृत्यु के बाद 86 में बलबन की भी मृत्यु हो गई। ये बलबन का मकबरा है, महरौली में है बलबन का मकबरा। उसको इसके आगे लिखा हुआ है कुछ ईरानी उसमें लिखा हुआ है। और वही बात है कि जब तक जीवित था तलवार चला रहा था, खून पी रहा था। अब इसके मकबरे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इतिहास से बच्चों सीखना चाहिए। हमें इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास आज और कल के बीच में एक जो है ना कनेक्शन है। हमें ये समझना चाहिए कि हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। किंतु वो जो टाइम था वो राजतंत्र था। राजतंत्र की तुलना आज लोकतंत्र से हम नहीं कर सकते, क्योंकि राजतंत्र में राजा यदि शक्तिशाली नहीं है तो वो सत्ता से तुरंत उतार दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपके सामने ये था आपका बलबन का। जब हम शासन तंत्र कराएंगे दिल्ली सल्तनत का तब हम बलबन का शासन तंत्र भी आपको उसी के साथ साथ करवाएंगे। और आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए। मैम एक बार फुल नेम